आमलखेड़ा से है। आमलखेड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हम ऐसा नहीं कह सकते कि शहरीकरण है वहाँ पर। आपने उस जगह से निकलकर और बहुत बड़े लेवल पे अपना नाम भी फैलाया और लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। कि धर्मवीर जी किसी की अर्थ से मदद करने की बजाय आप उनको एक ऐसा हथियार देते हो कि वो स्वयं अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकें। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप ऐसा कुछ लगता है आपको कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो आप अगर पॉसिबल है तो उनको एक एजुकेशन का हथियार दीजिए। जिस फील्ड में अभी वर्क कर रहे हैं उससे हट के आप अगर इस पे वर्क करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो बिल्कुल बात सत्य निकली और शायद है कि समाज के अंदर इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा गया। पर उस सामाजिक संगठन और उससे जुड़े हुए लोग ज़्यादातर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादातर हमें ऐसा देखने को मिलता है। आपके ज़रिए अगर किसी भी एक बच्चे की लाइफ जरा भी चेंज हो रही है तो ये उपलब्धि है। फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं कि हम इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ चुके हैं। मेरा मतलब है कि जो नहीं जाते थे स्कूल्स, लेकिन उनको स्कूल्स में एडमिट हम करवा चुके हैं और अब वो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित हमने एक बच्चों में शुरुआत से ही एक मैसेज दिया है बच्चों को कि कभी भी जन्मदिन सेलिब्रेट करें। अरे ये सर तो हमें ऐसे बता रहे हैं, ये तो ऐसे करेंगे। तो जो जिस बच्चे को हमने पाला है वही बच्चा हमसे क्वेश्चन करे, ये उनको बर्दाश्त कहाँ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, दिस इज राजू गुलाव शो, जहां पे हम लेकर आते हैं आपके सामने ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को जो आपको इंस्पायर करें, लीडरशिप के गुण दें और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सिखाकर जाएं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक युवा जो बिल्कुल यंग हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। फाउंडर हैं, संस्थापक हैं मीरा देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के और आंवलखेड़ा में निःशुल्क शिक्षा संस्कार केंद्र भी चलाते हैं। तो बात करते हैं धर्मवीर प्रजापति जी से। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। आप निःशुल्क शिक्षा संस्कार केंद्र चलाते हैं, तो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, शिक्षा और संस्कार। ये दोनों शब्दों को ऐड करने का क्या मतलब रहा? सर एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन जनरली बच्चे कहीं ना कहीं ले ही रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के बाद में जब वो बड़े होते हैं, एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो अपने माँ बापों को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। आजकल जनरली आपने देखा होगा कि वृद्धाश्रम की वृद्धि होना इंडिया के अंदर, ये एक शॉकिंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम जब छोटे थे तो सुनते थे कि जब बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप की बहुत सेवा करेंगे। और हम अपने पिता को भी देखते थे कि उन्होंने कितनी सेवा की है अपने पिताजी की। तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिली। तो वो गिरावट मुझे लगता है कि वो इसका कहीं कहीं कारण संस्कार हैं, क्योंकि हम उन बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं जो अपने परिवार के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आ रही हैं। इस वजह से इस संस्कार शब्द को उसमें जोड़ा गया। आपका जो संस्थान है, जो शिक्षा केंद्र है, आमलखेड़ा से है। आमलखेड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हम ऐसा नहीं कह सकते कि शहरीकरण है वहाँ पर। आपने उस जगह से निकलकर और बहुत बड़े लेवल पे अपना नाम भी फैलाया और लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे विचार आया आपके दिमाग में कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए? एक्चुअली सर पहले मैं ऐसे ही जनरली सोशल वर्किंग किया करता था। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों को अब मदद करते हैं तो किसी अर्थ के रूप में मदद करते थे। मैंने देखा लोगों को, हम भी कभी कहीं जाते थे तो हमें कुछ पैसे दे करके, कुछ सहयोग करके मदद किया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठ के विचार कर रहा था मैं, और मैं एक नाम इसमें जोड़ना चाहूँगा, पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि राजस्थान से है, और साथ ही एक संतराम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी सतना में चलती है, जहाँ पर वो एजुकेशन को लेकर के वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से वो बच्चों को जोड़ते थे। जब मैंने उनसे दोनों से बात की तो उन्होंने एक कॉमन चीज़ मेरी जो नज़र आई, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि धर्मवीर जी किसी की अर्थ से मदद करने की बजाय आप उनको एक ऐसा हथियार देते हो कि वो स्वयं अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकें। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप ऐसा कुछ लगता है आपको कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो आप अगर पॉसिबल हैं तो उनको एक एजुकेशन का हथियार दीजिए, उन्हें एक शिक्षा दीजिए, जिससे कि वो अपना तो करेंगे ही, साथ ही अपने परिवार का भी उसमें प्रगति में आप सहायक बन सकते हैं। तो ये विचार मेरा उसी समय से आया। तो मैंने कहा कि उसकी प्लानिंग थी कि कैसे करना है, क्या करना है।
तो उसको लेकर के मैंने शुरुआत की। तो मैंने देखा कि अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मजदूर परिवार के बच्चे रहते हैं, तो इधर उधर स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं। जनरली होता क्या है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते तो और परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जैसे कि आपको पता ही है कि स्थितियाँ किस तरह से हैं, तो वहाँ पर एडमिशन करा देना ही उनकी जिम्मेदारी खत्म कर देता है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है बस इनफ, इसके बाद वो न तो ये देखते हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। शायद मुझे लगता है कि उनको ये पता नहीं है कि एजुकेशन की पावर क्या है, उसका महत्व उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनके माँ बाप से बात की जाए, उनसे बात की जाए कि क्यों आप बच्चों को क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हैं। तो हम जब उनसे बात करने के लिए गए तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात नज़र आई। तो जैसा कि हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ तो रहा है, हमने उसका एडमिशन करा दिया है, फिर उसके बाद बच्चा घर पे क्या करता है, कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उनको नहीं मालूम है। तो एटलीस्ट लास्ट में फिर वो कहते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, मजदूरी करेगा, ऐसे करके वो एक हल्के रूप में उस बात को कह देती थी। तो मैंने कहा यार, हम जिस देश में रहते हैं हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस भारत का भविष्य कहते हैं इन बच्चों को, वो भविष्य आज भी उस अंधकार की तरफ ही अग्रसर है। क्योंकि जब तक माँ बाप अवेयर नहीं है उसको लेकर के, परिवार अवेयर नहीं है और जिस माहौल जिस बच्चों को मिलना चाहिए वो माहौल नहीं उनको मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी रास्ते पर जा रही है जहाँ उनके पिताजी मजदूरी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी इनको ज़्यादा न कहते हुए अपने कार्य पर फोकस करते हैं और उन बच्चों को अपने यहाँ एक केंद्र खोला। फिर हमने तो जब हमने उसका केंद्र खोला तो शुरुआत मतलब किस तरह से, क्या नाम क्या रखा आपने अपने केंद्र का? तो अभी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि फिर मैंने ये विचार जब साझा किया एक हमारे मित्र मिस्टर राजू गुला जी जो कि आपके बीच में बैठे हुए, तो मैं इनको हृदय से इनका धन्यवाद इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ से तो मेरे को एक आइडिया मिला था, पर इसको धरातल पे कैसे उतारना है, कैसे इसको इम्प्लीमेशन इसका करना है, तो उसका एक पूरा आपने जो मुझे सुझाव दिया और जो इसको बेहतर एक प्लेटफॉर्म बताया कि आप अगर वास्तव में अगर सोशल वर्किंग करना चाहते तो जो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर करते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ हुई थी और ये तो मुझे जो पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट और संतराम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जो सचिव हैं भारत जी, इनसे मेरा जुड़ाव हुआ था। जो कि आइडिया आपके माध्यम से आया उसके बाद इनसे मेरा जुड़ाव हुआ। तो चूँकि ऐसा होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उसके साथ ही उसकी शुरुआत करते हैं। तो वो चीज़ वहीं से मिली मुझे, साथ ही आप लगातार आपके माध्यम से मुझे इसके लिए फेवर मिलता रहा कि आपको किस तरह से करना है, किस तरह से करना है, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और जब इतना हेल्प मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि शायद है कि कोई भी कार्य अधूरा तो नहीं रह सकता है। ये आपका बड़प्पन है कि आप इसका श्रेय हमें कहीं पे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब उस कोरोना काल था, जब ही पहली बार आपसे मेरा मिलना हुआ था, और कोरोना काल निकलने के बाद में जब वो इसकी शुरुआत कर रहे थे तो आपने कहा था कि धर्मवीर जी, आप मुझे लगता है कि आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो आप जिस फील्ड में अभी वर्क कर रहे हैं उससे हट के आप अगर इस पर वर्क करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो बिल्कुल बात सत्य निकली और शायद है कि समाज के अंदर इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा गया। तो ऐसे ही हमने फिर शुरुआत की और शुरुआत में बच्चे हमारे साथ में तकरीबन 50 बच्चों की सूची आई। जैसे बच्चों के हमने जाकर के घर परिवारों से मिले, उनको कहा तो उन्होंने हमारे पास भेजना शुरू किया। तो कभी शुरू में क्या होता है कि जब फ्री का एजुकेशन मिल रहा है तो कभी ये कहते नहीं, जैसे विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो आज चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो नहीं ठीक, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो वही सब चीज़ें जब हमें देखने को मिली तो हमने क्या किया कि फिर हमने इसका फीडबैक निकालना शुरू किया। हमने उनके माँ बाप से मिलने के लिए जाते थे कि जैसे कि बच्चा नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, तो भाई क्यों नहीं आया, कि तो जनरली क्या होता है कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि गांव देहात के अंदर कोई घर में काम होता है तो बच्चों को रोक लेते हैं कि चलो ये बच्चा काम करने लायक है तो इससे काम करा लेते हैं। ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आ रहा है बीच में और माइंड में भी क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है। तो उसको लेकर के बच्चे की छुट्टी करा देते हैं, वो नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं लालच होता है उनका कि ये बच्चा मेरे हेल्प करेगा तो उसमें थोड़ा सा काम हमारा हो जाएगा, पर वो लालच छोटा सा लालच होता है पर उसका बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि जो टॉपिक आज पढ़ाया जा रहा है वो रिपीट नहीं होगा,
और जब सिलेबस में एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम के जब समय पर जब उसका रिजल्ट आता है, तब उस रिजल्ट को देख करके माँ बाप बड़े निराश होते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। पर उसका कहीं ना कहीं रोल माँ बाप का भी होता है कि हमने उसकी कहीं छुट्टी कराई या उसे स्कूल नहीं जाने दिया, कि अपने लालच के चक्कर में, या उसके एक दिन की छुट्टी करा दी। तो ऐसे करके पूरे साल में कई सारे दिन ऐसे आते हैं जिनमें बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो जिस कारण से उनका रिजल्ट जो आता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। तो उसके लिए हमने माँ बाप से इस बारे में भी बातचीत करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ और उन्होंने जो बताते हैं तो बड़ा थोड़ा सा लगता है कि वो अपनी जगह लालच कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा है, क्योंकि गरीबी जो होती है ना सर, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है लोगों को। एग्जैक्टली। और होता क्या है कि जैसे कि हम 400-300 रुपये झाड़ी कमा रहे हैं, तो बच्चे को साथ लेकर के उसे 800 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो उनका प्लान रहता है कि जब त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, है ना। तो वो इस कारण से उस बच्चे की हेल्प लेते हैं। परिवार में साथ में उनकी वाइफ पत्नियां जो होती हैं वो सब, मतलब पूरा परिवार मिलकर के मजदूरी करता है, तब जाकर के वो एक त्यौहार को सेलिब्रेट कर पाते हैं। कभी कभी हमने उन झोंपड़ियों में जाकर के नहीं देखा है कैसे वो दिवाली मनाते हैं, कैसे वो होली मनाते हैं। ये तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस स्थिति को जी रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठ कर के अगर इसका कैलकुलेशन करें तो शायद मेरे हिसाब से नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि स्थिति, वर्तमान स्थिति को वो जी रहा होता है, वो सिर्फ वही जानता है कि हम किस तरह से उसे सर्वाइव कर रहे हैं उस लाइफ को। तो फिर भी हमने कोशिश की, तो उसका परिणाम हमें धीरे धीरे देखने को मिला कि फिर बच्चों की छुट्टियाँ कम होने लगीं। तो जब कम होने लगी तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। हम प्रोसेसिंग के ऊपर अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, देखे करके उनको भी जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कोई भी मैंने अगर सहयोग किया और आपने उसका श्रेय दिया, लेकिन हकीकत यह है कि हम हमेशा बेहतर और अच्छे आइडियाज़ और अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कितने लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं जी। तो श्रेय आपको पूरा जाता है कि आपने अमल किया, वो मेहनत की। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं निकल कर आता, चाहे चीज़ें कितनी भी अच्छी हों, आइडियाज़ कितनी भी बढ़िया हों जी, है ना। बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं, और आप आगरा को बिलोंग करते हैं, हमने देखा यहाँ पर कि पूरा आगरा बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भरा हुआ है, पर उस सामाजिक संगठन और उससे जुड़े हुए लोग ज़्यादातर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादातर हमें ऐसा देखने को मिलता है। आपके ज़रिए अगर किसी भी एक बच्चे की लाइफ जरा भी चेंज हो रही है तो ये उपलब्धि है, ना कि आपको कितनी सारी जगहों पे सम्मान मिला वो उपलब्धि होगी जी। राइट, आपने उसके ऊपर काम किया, कुडोज टू यू, आपको आई एडमायर फॉर दैट, और इसलिए आपके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं। पॉइंट कम्स जब हम बात करते हैं बच्चे की एजुकेशन को लेकर, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आपको या आप कहूँगा कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि कैसे हम कर सकते हैं, या फिर शायद आप प्लान कर रहे हो। गरीब बच्चों को हम लेकर आते हैं एजुकेशन में, गरीब बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में कहा जा रहा हो कि भाई हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें, लेकिन आज भी बच्चे बहुत सारी जगहों पे पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं जी। और ये शौक नहीं है, ये मजबूरी है ना। उनको करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। ये वो लोग हैं, आप त्योहारों की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह जब सो के उठते हैं तो मालूम नहीं कि शाम को वो पेट भर के खाना खा पाएंगे और उसके साथ सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, या खाली पेट सोना है उनको जी। तो उनको ये सारी चीजें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। वजह है उनके सामने, जिस वजह से वो वजूद नहीं बना पा रहे हैं अपना, कि बच्चे को उसके लिए भेजें या अपने घर को संभालने की कोशिश करें। आपने क्या इस बारे में सोचा? आप उन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कमी को दूर करने के बारे में आपने कुछ सोचा कि कैसे करके उनको कुछ ऐसा भी कर सकें कि कुछ अर्निंग स्रोत उनके तैयार हो सकें, जिससे ये मजबूरियां भी खत्म हो सके, उनके पेरेंट्स को सोचना ना पड़े कि भाई मुझे अपने बच्चे को मजदूरी के लिए भेजना है। क्या इस बारे में भी कुछ प्लानिंग है, कुछ विचार है, या इसके बारे में आपने सोचा है कुछ? सर, इसके बारे में अभी तक तो कोई वैसी प्लानिंग नहीं है, पर ये आइडियाज़ भी हमारे दिमाग में आया था कि उन परिवारों के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को एक रोज़गार भी मिल सके। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई से संबंधित है, और जैसे कोई हुनर है इससे संबंधित है, तो वो चीज़ें हैं। तो इस चीज़ पर हम ये विचार कर रहे हैं
अभी इस चीज़ का अभी हमारे पास अभी कोई वैसा ठोस रोड मैप अभी तैयार नहीं हुआ है, पर ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर हम कर पाएंगे तो शायद कि किसी हद तक हम इसमें कामयाब होंगे। तो इसके लिए भी लगातार हमारी कोशिश है कि ये चीज़ अच्छे से अगर में हो जाए और इस पर हम काम करें, तो इसके लिए प्लानिंग अभी है। निःशुल्क शिक्षा केंद्र है हमारा, मैं एग्जैक्टली इसको समझना चाहूँगा कि वो क्या एक्टिविटी हम करते हैं। क्या वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं, या वो बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में है पर वो सही एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही वो देने का काम करते हैं? है क्या एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं, उस किस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम? सर, ये जैसे कि बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनको हम एज अ ट्यूशन की तरह पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारी क्लासेस मॉर्निंग में 2 चलती हैं, इवनिंग में भी 2 चलती हैं। तो हम जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है कि जिसकी समाज में या गवर्नमेंट उसे अप्रूवल करे। हम तो केवल एक ट्यूशन देने का काम करते हैं। तो अगर किसी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं है तो उनका हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। और दूसरा, अगर कोई स्कूल में एडमिशन है और कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन ट्यूशन वगैरह का एक चलन है हमारे यहाँ, तो उसको लेकर के उसकी एजुकेशन में कोई दिक्कत है या कुछ है, समस्या है, तो ऐसे बच्चे भी हम उनको भी अपने साथ जोड़ते हैं। स्कूल्स के बाद उनको एजुकेशन दिलाने से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है स्कूल्स में, आजकल देखने को ही मिलती है। बिल्कुल। तो जैसे जनरली हमारे यहाँ ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर वो चीज़ नहीं उनको मिल पा रही है, तो उनका सिलेबस हम लोग अपने यहाँ पूरा कंप्लीट करवाते हैं, उनको बेटर करवाते हैं। तो मैं ये होप कर सकता हूँ कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं वो पहले के कंपैरिजन में उनके रिजल्ट्स बेहतर होने लग गए हैं। बिल्कुल, आपको मैं बताऊंगा कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट है डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति मरक के नाम से। तो उसमें कि हमने सर्वे भी चलाया है। तो हमने सर्वे में उन परिवारों के माता पिताओं से मिले। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपनी तरफ से कहें कि नहीं हम बेटर कर रहे हैं, तो एक होगा कि शायद अपने आप को अच्छा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि क्यों ना उनके माँ बाप से बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके बच्चे में क्या परिवर्तन आया है। तो हमने वो चीज़ हमने जाकर के घर माँ बाप से पूछी। हमने कहा कि आपका बच्चा हमारे यहाँ 1 साल से या 2 साल से लगातार रेगुलर पढ़ रहा है, तो आपने उसमें क्या परिवर्तन देखा? क्या उनकी शिक्षा में कोई सुधार हुआ या उनके संस्कारों में कोई सुधार हुआ? जैसे कि वो सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, माँ बाप की बात आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, या दैनिक क्रिया में वो लगातार अपना वो कार्य कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जब उनसे फीडबैक लिया तो एकदम हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिला हमें वहाँ से, कि उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक बच्चों में बदलाव देखने को मिला है। पहले बच्चे माँ बाप की बात को ढंग से ठीक से उसे सुनते नहीं थे, या उन्हें डराया धमकाया जाता था तब जाके उसको समझते थे। साथ ही उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाया जाता था तब पढ़ते थे। और अब क्या है कि वो होमवर्क अपने आप ही करते हैं, उन्हें हमें बैठाना नहीं पड़ता, हमें कहना नहीं पड़ता है। और साथ ही अब जब बात करते हैं बच्चे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो बात करते हैं आपस में तो क्वेश्चन आंसर एक दूसरे को पूछते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, पर जब वो पढ़ते हुए बच्चे दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार बच्चे पहले से पढ़ते नहीं थे, जबरदस्ती चिल्लाना पड़ता था तब जाके पढ़ते थे, और आज अपने आप पढ़ रहे हैं और अपने आप इनके अंदर इंटरेस्ट हो जागरूकता आ रही है, वो है ना, तो वो चीज़ उनको देखने को मिली। तो वो कहते हैं कि हमें बड़ी अच्छा लगता है, और इसलिए हम एक दिन छुट्टी भी नहीं करते इसी वजह से। हम शुरुआत कितने स्टूडेंट्स के साथ की थी हमने शुरुआत में हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड 48 स्टूडेंट थे। और अभी कितने हैं? अभी समथिंग 125 के आसपास है। बड़ी उपलब्धि है, अच्छा है, बहुत आगे आप जा रहे हैं, आगे इसको ऐसे ही बढ़ाएं। फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं कि हम इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ चुके हैं। मेरा मतलब है कि जो नहीं जाते थे स्कूल्स, लेकिन उनको स्कूल्स में एडमिट हम करवा चुके हैं और अब वो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं। जी, ऐसे तकरीबन बच्चे बैठेंगे 40 से 45 के आसपास में, जो कि उनके माँ बाप ने सोच लिया था कि क्या करेगा आप हमारे साथ ईंट भट्टे पे चले जाएंगे इसको। क्योंकि हमारे यहाँ जो जनरली बच्चे जो हैं वो इनके पिताजी ईंट भट्टे पे मजदूरी का काम करते हैं, तो वो अपने साथ उनको ले जाते हैं। तो जब वो वापस आए वहाँ से तो हमने कहा कि उसे अपने साथ क्यों ले जाते हो, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है और इसी तो पढ़ना चाहिए। तो ये कहता इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, इसे हमने सब कुछ कह के देख लिया, ये सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ऐसे करके। तो एक्चुअली मैं एक बात और थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता हूँ कि जिस बच्चे को अपने खून से सींचा है
और आप वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको ऐसा कैसे लग गया। मैंने कहा कि ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, आप एक बार विश्वास करके तो देखिए कि नहीं। हमने उसका एडमिशन कराया और ये पढ़ने भी नहीं जाता था और न घर पे पढ़ता था, तो मैंने कहा एक बार हम मुझ पे भरोसा करिए, इसका पुनः एडमिशन कराइए और आप इसे 1 साल के लिए छोड़िए बस केवल। अगर लगे आपको कि इसमें कोई परिवर्तन आया है तो आप छोड़ दीजिए, फिर इसे अपना करियर बनाने दीजिए। अगर लगता है कि ये बिल्कुल भी इसका कोई सुधार नहीं हुआ है और कुछ नहीं कर पाया है तो आप फिर जैसा चाहे वैसा करना। तो ऐसे करके हमने तकरीबन 40 के आसपास बच्चे ऐसे थे और उनके लिए और उनके माँ बाप को हमें कन्विंस करने में हम उसमें कामयाब भी हुए। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। एक पक्षी को अगर विश्वास ना हो कि उसके पंख उसको हवा में ले जा सकते हैं तो जिंदगी में कभी उड़ना शुरू ही नहीं करेगा। बिल्कुल, वो विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एंड रियली कुडोज टू यू कि आप उन लोगों के दिमाग में वो विश्वास पैदा कर सके, क्योंकि लोग एग्जैक्टली इसलिए गरीब या बुरे हालातों में नहीं है क्योंकि वो बुरे हालातों में पैदा हुए हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो सोचते नहीं है। उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो उनको उन्हीं हालातों में रख के रखती है। उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना हुआ है और हमारी सराउंडिंग इसके ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है। तो अगर आप उनके विश्वास को, उनकी मानसिकता को बदल पा रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों को अगर आपने इतने लोगों को जोड़ दिया मेन स्ट्रीम एजुकेशन में तो समझ लीजिए आपने बहुत सारी जिंदगियों को बदल दिया। क्योंकि जब एक पर्सन कोई एजुकेटेड होता है वो बहुत सारे लोगों को आगे एजुकेट करने का काम कर सकता है। ये एक धारा है जो बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे पौधों को आगे सींच सकती है। तो अब एक बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। नाउ विल टॉक अबाउट, जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो कोई भी चीज की शुरुआत ऐसे तो हो नहीं जाती, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती हैं। वो 3 ऐसी सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से थे आपके सामने जो आपको फेस करने पड़े शुरुआत में? शुरुआत में सबसे पहले तो हमने इसका पूरा ये बनाया रोड मैप, इसको करेंगे कैसे। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो हमें स्टाफ भी रखना पड़ेगा। तो हम जब बच्चे आए, तकरीबन शुरुआत में बच्चे बताया मैंने 48 बच्चे थे। तो और 48 बच्चे ऐसे थे कि वो एक ही क्लासेस के नहीं थे, वो अलग अलग थे। तो ऐसी स्थिति में सबको एक साथ बिठा के नहीं भी पढ़ा सकते, तो उनके लिए अलग अलग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सोचा कि इसके लिए अब क्या करना होगा कि तो हम किसी से बात करते थे तो वो कहते थे आप क्या देंगे हमें, क्योंकि जी। तो मतलब कोई भी आएगा व्यक्ति तो वो कुछ ना कुछ आपको अनुदान देना पड़ेगा उसको जी। आपको उसको सैलरी नहीं कह सकते तो आपको उसको सहायता तो कह ही सकते हैं कि आपको वो दी जाएगी। तो उसमें हम बड़ा अपने आप को वो समझते थे। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कुछ ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मध्यम वर्ग से। तो मैंने कहा यार ये कैसे ये पॉसिबल होगा, इस तरह से कैसे इसे सर्वाइव करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो फंड है ही नहीं। तो हमने फिर मेरे साथ मेरी वाइफ है जो कि वो भी ग्रेजुएट है, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरे साथ हेल्प में थी। तो एक मेरे ताऊजी थे, मैंने उनको लिया। तो ऐसे करके हमने 3-4 लोग आसपास के लेकर के शुरुआत की स्टार्टिंग। पर मैंने कहा इससे विचार जरूर करना है कि फंड कैसे होगा, क्योंकि विदाउट फंड के ये लंबा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये इसको लंबा चलाने के लिए तो आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत हमने ऐसे की। साथ ही हमें स्टार्टिंग में तो ये भी मिलता था कि कोई बच्चों को हम लेके आते थे कि अरे वो क्या पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ क्यों जा रहा है, ये कुछ नहीं मिलेगा, लोगों का ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर। और सबसे अहम बात आपको मैं बताऊं कि एक चीज़ और सुनने को मिली, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उन लोगों ने फीस की हो या वो कुछ भी रहा हो कि अरे ये सब धंधे की कोई जुगाड़ तो नहीं है। गांव में लोग ऐसे कहते थे कि ये अभी फ्री का करेगा, फिर लोगों से पैसा मांगेगा और ये ऐसे करके अपना परिवार चलाएगा और ऐसा करेगा। तो मेरे मन में मैं बड़ा उदास हुआ उस दिन। मैं सोचा यार मैं तो करने चला था, मेरे दिमाग में कुछ आता, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ऐसा मेरे बारे में लोग सोचेंगे। तो फिर मैंने इसका डिस्कशन भी आपसे किया था एक बार। तो मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, और मैं तो आपने कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो आप इस पर ध्यान देंगे तो शायद आप ये काम नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपको इससे बड़े चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तो आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमें अपना कार्य करना है और बेस्ट करना है। और वो उस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों की मानसिकता को आपके अपने कार्य से बदल सकते हैं। आपकी कार्यशैली लोगों की मानसिकता को समय अनुसार बदल देती है।
तो वही फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अब ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए पर मैं अपने कार्य पर फोकस करता हूँ, और हमने वही किया। और मैं आपको बताऊं कि पहली साल हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। एजुकेशन को लेकर के तो करते ही थे, हमने सैटरडे और संडे ऐसा निर्धारित किया था कि हम सोशल कैंपेनिंग भी करेंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, ये प्लास्टिक पॉली बैग को लेकर के भी हमने कैंपेनिंग चलाई, और पेड़ों को लगाना, वृक्षारोपण वगैरह करना, ये सब एक्टिविटीज़ हम सैटरडे संडे को किया करते थे। उसमें हम बच्चों को पढ़ाया नहीं करते थे, एक्टिविटीज़ कराया करते थे उसमें। तो उन्होंने देखा कि यार ये लगातार ये कार्य कर रहा है बंदा, ये तो कुछ ठीक है। तो कुछ लोगों का मन बदला, पर मैंने कहा कि ये अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग कहने भी लगे कि नहीं वाह अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। तो एक जब कहते नहीं कि आप कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं और कोई आपका प्रोत्साहन करे तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। तो वही हुआ फिर हमारे साथ में, फिर हमारी एनर्जी बढ़ती चली गई और लगातार हम इस कार्य को करते रहे। पर समस्या अभी भी है, वो फंड की है, वो लगातार बनी रहेगी, वो देखो तो वो तो चलता रहेगा। ये तो पार्ट है। अगर ये ना हो तो फिर आपको बेटर करने के लिए ना रास्ते नहीं मिलते हैं। आपके संघर्ष आपको बेहतर करते हैं हमेशा जी, और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फंडिंग इज ऑलवेज द प्रॉब्लम। इट्स नॉट ओनली कि वो कैसे आएगा, आने के बाद भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के माइंड में आपके प्रति बहुत सारे डाउट्स पैदा करती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो शुरुआत की जो फंडिंग आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हुई, तो किन लोगों ने आपको उसमें सहयोग दिया और किस तरह से वो सहयोग मिला आपको? क्या कोई फिक्स सिस्टम था या अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कलेक्शंस किए जाते थे? किस तरह से रहा स्टार्टिंग की फंडिंग? आपने किस तरह से जुटाना स्टार्ट करी? स्टार्टिंग में कुछ लोग जैसे कि हमारे संपर्क में जितने मिलने जुलने वाले होते हैं ना, तो एक बार हमने ऐसे ही बैठ के बातचीत की, तो उसमें लोगों का मत निकला कि कुछ एक अमाउंट सेट करते हैं जिसमें आपकी मदद मिल सके, एक स्टाफ की एक निकल आए। तो उसमें एक 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन रखा था पर मंथ के हिसाब से। तो इसमें जुड़े तो तकरीबन 50 लोग थे, पर सहयोग ग्रुप में आप 50 का रेशियो रहता है, तो इस तरह से हमारा रहता था। तो शुरुआत में इसी तरह से हमारा चला, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे साथ में जो पढ़ाने आते थे टीचर, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते थे, मैथ बहुत अच्छा था उनका। और उनका रिजल्ट मैं आपको बताऊं कि 2 साल उन्होंने लगातार पढ़ाया और मैथमेटिक्स में उन सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए। और जबकि रिपोर्ट कार्ड जब बच्चों ने हमें दिखाया कि हाँ सर हमें पहले ही बहुत ये नहीं आता था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एक्चुअल पढ़ाई को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी की तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसी देखने को चीज़ मिलती है। तो उन्होंने जब देखा कि हमारा जो हम पहले ट्यूशन के लिए कहीं सोचते थे कि हम कहीं ट्यूशन पढ़ेंगे, तो फीस को लेकर के हम घर पर रह जाते थे, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर फील हुई। और साथ ही हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो गया, ये बच्चों का बोलना था। और कई सारी हमने आंसर सीट वगैरह भी हमें सोशल मीडिया पर शो की थी, तो जिसमें क्वेश्चंस और आंसर दोनों चीज़ें थी उसके अंदर। और बच्चों ने कई बच्चों ने तो 100% रिजल्ट दिया है, किसी ने 95 दिया है। तो इस तरह का वो जो रिजल्ट मिला, तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो हमारे साथ जो टीचर कर रहे थे प्रयास, और उनका प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक रहा और बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया भी। तो ये संभव हुआ उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने इसमें मदद की थी हमारी। कौन से नॉर्मली अगर मैं बोलूं कुछ ऐसे नाम जो बढ़िया रहे, आज तक जुड़े रहे, सपोर्ट रहा उनकी तरफ? जैसे सर्वप्रथम देखो, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता बताने में, क्योंकि सर्वप्रथम शुरुआत में एक मेरे साथ जो व्यक्ति जुड़े थे उनका नाम था माता प्रसाद जी। हाँ, सबसे पहला जो सहयोग ग्रुप में अगर उन्होंने दिया था तो माता प्रसाद जी थे। उसके बाद मैं आप भी आए, आपका भी उसमें सहयोग है। और साथ में हमारे भीषम पाल जी रहे हैं, डॉक्टर शिव कुमार जी रहे हैं, ललित दक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे ही करके तकरीबन सूची है, अगर मैं लगातार में नाम लूँ तो 50 लोग हैं तकरीबन इसमें, जिसमें फिरोजाबाद से भी हमारे भाई हैं, राजा भैया जी जो सतीश चंद जी हैं, और अनूप भैया हैं। तो ये भी लोग फिरोजाबाद से भी 2 लोग जुड़े थे हमारे साथ में। और हाथरस से क्या नाम है, गौरव भाई हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े थे। संजीव जी हैं जो RTO वाले, हाँ, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो नवीन जी हैं, और साथ ही शरद जी हाथरस से। तो ऐसे करके बहुत लोग हैं। अब मैं चलिए, बहुत बढ़िया जो भी नाम आपको आ रहे हैं, और अगर किसी का नाम मिस भी हो गया हो तो प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि सारे नाम तो यहाँ पे नहीं लिए जा सकते हैं। अभी किस किस क्लास के बच्चे हैं आपके पास? हमारे यहाँ नर्सरी से 8th क्लास तक बच्चे रहते हैं।
ठीक। हाँ, क्योंकि मेरा जो मानना था, जो मैंने जो विचार मन में आया था जो काम करने का, वो नर्सरी से ही था। उसका एक मूलभूत कारण ये भी है कि शिक्षा और संस्कार की बात रखी ना, तो हम जब कोई बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो हम नींव को मजबूत करते हैं। तो नींव जो होती है वो हमारी छोटी एजुकेशन के पर से ही शुरू होती है, नर्सरी से शुरू होती है। तो मैंने उन बच्चों से ही शुरुआत की, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत तो वहीं से शुरू होती है। शिक्षा तो आप 5th क्लास के बाद उसमें अच्छे से फोकस करेंगे, पर संस्कार बचपन से ही उसमें बीजारोपण किया जाए। जैसे कहते नहीं कि कुम्हार मिट्टी का आकार जब देता नहीं, तो जिस तरह से उसको आकार देगा वो वैसा ही बनेगा। उसको सुराही बनाएगा तो किस ठंडक लोगों के हृदय तक पहुंचेगी, ठंडा पानी पिएगा, और उसी को चिलम बना देगा तो आग फूकने का काम करेगी। तो जैसा आकार, जैसे संस्कार उसमें डाले जाएंगे शुरुआत में, वो वैसे ही बन करके वो तैयार होंगे जी। तो इसलिए इसकी शुरुआत 0 से ही हमने स्टार्ट की। तो ये एक कारण। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखी, जो हम देखते रहते हैं आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, एजुकेशन तो था, पर इसके अलावा भी कुछ बड़ी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हमने देखी। कौन बनेगा करोड़पति जी, और इसके अलावा कुछ मतलब नेशन को लेकर भी कुछ एक्टिविटीज़ थी। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ रहीं जो बड़ी पॉपुलर रहीं, जिनके थ्रू ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आया? इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रही वो कौन बनेगा सैकड़ापति। सैकड़ापति, जी जी जी, जी। कौन बनेगा सैकड़ापति का किरदार ये था कि कभी कभी क्या होता था कि क्लास में सारे बच्चे होशियार नहीं होते, कुछ कमज़ोर भी होते हैं। तो हमने कहा कि पता नहीं, बच्चों को मैं लगातार अपनी कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं उन्हें बेहतर से सरल भाषा में उनको समझा सकूं, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकूं। तो कहीं ना कहीं फिर भी रह जाते हैं लोग। तो मैंने कहा क्यों इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें लोगों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी शिक्षा से जोड़ा गया है। तो मैंने कहा क्या एक ऐसा माध्यम होता। तो बहुत समय तक विचार करता तो मैंने देखा एक शो चलता था कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे। तो मैंने कहा बच्चों को हम क्वेश्चन आंसर तो देते हैं याद करने के लिए, तो क्यों ना इसको इसी से जोड़ा जाए। तो हम उनको देते थे कि 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और वो 10 क्वेश्चन, पहले तो हमने क्वेश्चन बहुत सारे लिखा दिए हैं। अब वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे? अब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों में से 10 पूछे जाएंगे, तो 10 कौन से होंगे पता नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे कि उनको सारे को सबको तैयार करना पड़ेगा। तो जैसे हमने 1 महीने आपको केवल क्वेश्चन कराए, उसको याद करने के लिए भी बोला, और उसके बाद अगले महीने से हमने कहा कि ये सीजन जो हमारा ठंड के मौसम में स्टार्ट होगा और आपको इसकी तैयारी करनी है। तो 2-3 महीने जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखाए गए थे उसकी प्रिपरेशन पूरी तरह से करेंगे, चूँकि कौन बनेगा सैकड़ापति में पार्टिसिपेट भी करना है। तो वो बच्चे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, उनको बड़ा मज़ा आने लग गया। मैंने कि ये बहुत अच्छा है। तो हमने वही शुरू किया। तो उसका हमने रिजल्ट जब पाया तो ये पाया कि वहाँ कोई एक आध बच्चा ऐसा होगा जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं याद हुए हों। हाँ, नहीं तो जनरली सभी बच्चों को। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या रही कि सर मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर लेना है। क्योंकि जब इस तरह की भावना जब बच्चों के अंदर आती है तो लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस कब आता है, जब बच्चा कुछ उसको याद होता है, वो सीखा हुआ होता है। जब बच्चा कमज़ोर होता है तो अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है, वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा, आगे आएगा नहीं वो। तो जब बच्चे मेरा नंबर कब आएगा, तो मुझे लगने लग गया कि हाँ ये मेरा कार्य ठीक चल रहा है। तो उसमें बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और ये शो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। आज फेसबुक पर मेरे 94,000 फॉलोअर्स भी हुए हैं। तो वो उसका एक कारण हमारा कौन बनेगा सैकड़ापति भी रहा है। फेसबुक पे आपने बताया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, 94,000 फॉलोअर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो श्रेय किसको देते हैं, अपनी आपकी छवि खुद या अपने इस शिक्षा केंद्र को? नहीं, ये इसमें सबसे अहम जो किरदार है वो शिक्षा केंद्र का है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो प्रयास है केवल बच्चों ने जो भी कुछ किया, वहाँ जो गतिविधि की, जो एक्टिविटीज़ बच्चों ने की, उस एक्टिविटीज़ ने लोगों का दिल जीता। और उस दिल जीतने से ही लोग मेरे साथ जुड़े, और जुड़ करके मेरी फैमिली जो 94,000 की हुई, वो एक इसका अहम किरदार उन बच्चों को जाता है, उनका पूरा क्रेडिट उन बच्चों को जाता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज आप करते हैं जी? क्या कर रहे हैं उसमें, क्या क्या अभी तक किया? एनवायरनमेंट से संबंधित हमने एक बच्चों में शुरुआत से ही एक मैसेज दिया है बच्चों को कि कभी भी जन्मदिन सेलिब्रेट करें तो उस जन्मदिन पर एक विशेष पौधा लगाएं। पौधा क्या है कि हमने बच्चों को ये बताते हैं कि पौधा जिस प्रकार ग्रो करता है उसी तरह हमारा जीवन भी ग्रो करता है।
हम भी बड़े होते हैं, इसी प्रकार पौधा भी बड़ा होता है। जब पौधा बड़ा होकर के छाया और फल देता है, उसी तरह बच्चे भी बड़ा होकर के अपनी एजुकेशन के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी और अपने परिवार के का संरक्षण करता है। इसी तरह पौधा बड़ा होता है तो फल और फूल दे करके जिसने लगाया है उसको संरक्षण देता है। तो हमने बच्चों के विचारों को उस पर्यावरण से जोड़ा। उनसे कहा कि अगर किसी को तोहफा देना है या गिफ्ट देना है तो आपको कुछ आर्टिफिशियल देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो सीमा है वो कुछ समय तक ही है, कुछ टाइम तक ही रहेगी। पर आप एक पेड़ लगाएंगे तो वो आपको ताउम्र आपको याद दिलाएगा कि ये हमने किसकी याद में लगाया था। उसके लगने वाले फल जो आपको उसकी आपके संबंधों को जोड़ने का कार्य करेंगे, आपकी मिठास को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ऐसे करके जब बच्चों में लगा कि हाँ नहीं वास्तव में ये चीज़ अच्छी है, तो धीरे धीरे बच्चों में भी ये चीज़ आई कि सर आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है और मैं एक पौधा लगाऊंगा। है तो जब ये छोटे बच्चे इस बात को अपनी तरफ से बोलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए तो हमने शिक्षा के साथ संस्कार क्यों डाला, इसीलिए डाला क्योंकि बच्चों में शुरू से ही ये चीज़ों की आदत लग जाएगी। जैसे कि आपने मैंने भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा कि जापान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो छोटे से ही बच्चे से ही उसको भारत के लिए डेडिकेट किया जाता है, मतलब अपने देश के लिए डेडिकेट किया जाता है, अपने देश के लिए किया जाता है। तो वहाँ बच्चों में साफ सफाई भी स्वयं करनी होती है, वो सब कुछ अब वहीं सिखाते हैं। तो वहीं हमने बच्चों को अपने यहाँ पर भी कोशिश की कि जो भी कुछ दिखाया, जैसे स्वच्छता को लेकर के है तो हमने अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रहता है। अगर हमारा शिक्षा केंद्र आपके आसपास देखेंगे पूरा तो एकदम साफ सुथरा आपको ही मिलेगा। तो उसका एक कारण यही है कि बच्चे स्वयं उस काम को करते हैं। तो ऐसा हमारा प्रयास रहा है और आगे भी निरंतर इसी तरह का प्रयास निरंतर। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जब हम बात करते हैं ऐसी संस्थाओं को या इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, ऐसे जुड़े लोगों के बारे में। जैसे कि हमने बात करी थी कि फाइनेंस एक बहुत ज़रूरी मुद्दा होता है, फंडिंग कहाँ से आएगी बहुत ज़रूरी मुद्दा होता है, लेकिन उस फंडिंग को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी मुद्दा होता है क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता है। तो ट्रांसपेरेंसी किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से वो सारी फंडिंग को मैनेज करते हैं? अगर कभी इस तरह की बात उठती है कि पीपल वांट टू सी कि भाई आपने सारा पैसा कहाँ पे खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह से है? वैसे सर हमने तो इसके जितना भी पेमेंट लेते हैं वो अकाउंट में लेते हैं और अकाउंट के ज़रिए ही खर्च किया जाता है वो। तो कहाँ खर्च किया जाता है उसका वैसे हमें बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं अपने यहाँ पर। कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसने भी छोटा सहयोग किया हो या बड़ा सहयोग किया हो, कभी भी आकर के वो हमसे चेक कर सकता है। डेट वाइज आपको सब कुछ मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ मेंशन की हुई मिलेंगी आपको, और सारी पूरी डिटेल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए होगी वो पारदर्शिता के साथ आपको मिलेगी, क्योंकि वो भी जितना भी खर्च किया है वो अकाउंट से ही किया है और जितना भी हमने इधर किया है तो ऑन पेपर भी हमारे पास रहता है। तो उसके लिए भी हमने अपने आप को तैयार किया है और उसमें बेहतर क्या हो सकता है उसके लिए भी आगे कार्य करेंगे। एक चीज़ हमने और देखी है कि आज सामाजिक कार्यों से जुड़कर लोग शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे जब लोग बढ़ना शुरू होते हैं तो वो अपने आप को राजनीति में लेकर आते हैं, एक चमक मिलती है और फिर वहाँ पे अपना करियर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी सोच क्या थी? क्या कुछ ऐसा ही है, आगे भी कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं या फिर मेन मुद्दा सामाजिक गतिविधियाँ ही थी? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, पर मेरे लिए जस्ट उल्टा है। उल्टा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले मैं इसमें इंटरेस्टेड था, जो आप राजनीति संबंधित या उन चीज़ों में बात कर रहे हैं, तो पहले मैं उन चीज़ों में जाता था और काफ़ी समय तक मैंने इसमें समय भी दिया। समय देने के बाद सामाजिक में तामे कहें या जिन लोगों के साथ मैं रहा उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, और सीखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है शायद, और क्योंकि मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊँगा और ना ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी मजबूत है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को इस तरह से चमका पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि फिर क्या करना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तो अब आगे का मेरा पूरा जो जीवन है, मैं आपको इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि आगे का भी मेरा जीवन होगा वो भी राजनीति से प्रेरित नहीं होगा, ना ही मैं राजनीति में कदम रखने वाला हूँ, ना राजनीति से मेरा कोई लेना देना रहेगा, क्योंकि राजनीति में जाकर के देखा है कि वो कितना गहरा दलदल है और अगर उसमें उतरना है तो दामन अपना भी बिगाड़ना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आगे मेरा दामन ना बिगड़े और किस तरह से मैं समाज के काम आ सकूँ, मैं वो प्रयास करूँगा बस। खाली देखिए है क्या कि ये तो अपनी अपनी सोच है, किसी को दामन पे दाग दिखाई पड़ते हैं और किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं।
आप कितना भी बचा के चलिए, अगर लोगों की निगाहें देखेंगे तो दामन पे दाग हमेशा दिखाई पड़ेंगे। जी, दामन पे दाग की बात करते हैं। आज मैं थोड़ा सा इस बात को देखता हूँ कि अक्सर जब किसी भी संस्था की शुरुआत होती है, बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर संस्थाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं जो शुरुआत तो दावों के साथ करती हैं, लेकिन धीरे धीरे बस वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को सम्मान दिलाना, दूसरों को सम्मानित करना ताकि पॉपुलर हो सकें और पॉपुलर होकर कुछ अपने फ़ायदे निकाल सकें, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं एडमायर करता हूँ आपको कि आपके ज़रिए लोगों को मदद मिल रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर इस तरह के ही संगठन चल रहे हैं। उनके ऊपर क्या बात करना चाहेंगे आप? ये सबकी विचार अपने अपने अलग होते हैं और सबकी कार्य व्यवस्थाएं अलग होती हैं। और कहते नहीं कि एक अक्सर सवाल ये रहता है कि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, और स्वार्थ रहता है। बिना स्वार्थ के माँ भी अपने बच्चे को नहीं पालती, पिता भी अपने बच्चे को नहीं पालता। तो ये बात फैक्ट है कि कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। अब ये स्वार्थ किस स्तर तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है और कौन सी दिशा में लगा रहा है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि वो कहाँ ले जा रहा है। हमारा अपना स्वार्थ सिर्फ इतना ही है कि हम जिस समाज के काम आ रहे हैं या उन बच्चों के भविष्य को संवारने में अगर अपने कामयाब हो रहे हैं, तो उन बच्चे बड़े होकर के कहीं ना कहीं वो हमारा अगर नाम लेंगे या हमारे बारे में जिक्र करेंगे कहीं पर, तो उस स्वार्थ के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम अपनी बात कहें और लोगों की कहें तो अब किसी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं देंगे ज़्यादा विशेष, क्योंकि सबकी अपने अपने विचार होते हैं और अपने हिसाब से ही वो अपने विचारों का इम्प्लीमेशन अपने फील्ड में करते हैं। बढ़िया। क्यों हमें ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होते हुए भी शिक्षा के ऊपर बहुत कम संस्थान बनते हैं, शिक्षा के ऊपर बहुत कम सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो या तो रिलीजन से जुड़ी हुई हों, या किसी को सम्मानित करने के लिए हों, या बच्चों के विवाह को करने के लिए हों। तो क्या ऐसा नहीं है? और हमारे ये प्रजापति समाज में भी ऐसा बहुत कुछ है। अगर हम किसी को काबिल बना दें तो शायद बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों ऐसा है कि लोगों को ऐसे ही एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़े आते हैं जहाँ पे लोगों को मतलब डिपेंड करवाया जाए अपने ऊपर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये बात तो हर कोई जानता है कि एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करते कि एजुकेशन में वो पावर है कि वो क्वेश्चन पुट अप करती है और लोग नहीं चाहते कि प्रश्न उठे, और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई हमसे प्रश्न करे और दिखावा हो उसमें ज़्यादातर तो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। शो अप में ज़्यादा चलते हैं और शो अप होगा तो उससे वो चमकेंगे और वो चमकेंगे तो वो उसमें उसी में खुश रहते हैं, वो उसी में आनंद, जिसको हर व्यक्ति का अपना अपना आनंद है और उसी आनंद के जरिए जी रहा है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं तो आप कहाँ गलत हैं। तो जो एजुकेशन प्राप्त करता होगा ना, वो धीरे धीरे वो जो बड़ा हो रहा होगा तो वो अब ढूंढने लग जाएगा, अरे ये सर तो हमें ऐसे बता रहे हैं, ये तो ऐसे करेंगे। तो जो जिस बच्चे को हमने पाला है वही बच्चा हमसे क्वेश्चन करे, ये उनको बर्दाश्त कहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और चूँकि एजुकेशन जो है सवालों को खड़ा करना सिखाती है और आत्मसम्मान से जीना सिखाती है, तो आत्मसम्मान व्यक्ति का हर कोई नहीं देना चाहता है कि वो स्वयं हमसे आगे निकल जाए या हमसे सवाल करने लग जाए या हमारे ही पैर काटने लग जाए। ऐसा लोग नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ लोग हमारी वाहवाही करें और हमें सम्मान दें और मुझे ही सब कुछ माने। और ऐसे कौन से कार्य हो सकते हैं, सिर्फ वही उन्हीं कार्यों को करते हैं। जैसे बहुत सारे आपने कार्य देखे होंगे कि समाज में कुछ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे उनके विकास में कोई ग्रोथ नहीं होने वाला, ऊपर लगातार उन्हीं पर कार्य किए जाते हैं, न तो समाज से उसको कोई फ़ायदा होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अखबार में छप सकते हैं आप और अच्छी बड़ी बड़ी मालाएं पहन सकते हैं, उसके ज़रिए आप वाहवाही ले सकते हैं कि आप ये अच्छा करें, पर वास्तविक जीवन में उसके क्या परिवर्तन है या समाज को क्या इससे लाभ मिला है, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद समाज इतना पिछड़ा नहीं होता। अगर समाज को वाकई में, जैसे कहते हैं ना कि हम समाज सेवी हैं, लोग लगाते हैं अपने नाम के पीछे समाज सेवी, पर समाज सेवी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग समाज सेवी हैं वो समाज के लिए सम्मानित कैसे हो जाते हैं। सेवा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अंतिम पायदान पर बैठ करके वो व्यक्ति की सेवा कर रहा है या व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो वो उसको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को अधिकारी बनाया जाए तभी मैं सेवा कर पाऊँगा। भाई, सेवा का धर्म तो ये कहता है कि हम अंतिम पायदान में रह करके लोगों के काम आ सको। लोगों को क्या आप उम्मीद लगातार ये करते हैं कि नहीं, मेरे को बड़ी मालाएं पहनाई जाएंगी या बड़ा मेरे को सम्मान मिलेगा तभी मैं बड़ा समाज सेवी कहलाऊंगा।
ये कहाँ से, ये कौन सा मानक है कि आप इस तरह से, यही कारण रहा है कि जो आज तक हमारा समाज पीछे है, उसका एक ही मूलभूत कारण है। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज मैं काफ़ी पुराने संगठनों से बातचीत जब मैं करता हूँ कि आपने समाज सेवक के रूप में कार्य किया, तो आज तक समाज अपने आप को पहचान क्यों नहीं पाया? आप अपना वो एजुकेशन की पावर को समझ क्यों नहीं पाया कि एजुकेशन की पावर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समाज सेवा का कार्य 4 से 10 साल से हुआ होगा, वो तो जब से चले आ रहे हैं तब से ही हो रहा होगा, मेरे दादा परदादाओं के समय जमाने से चला आ रहा होगा, उन लोगों ने भी कार्य किया होगा। पर वो लोग इस चीज़ में कामयाब क्यों नहीं हो पाए कि वो बता पाते कि बच्चों, एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और अपने परिवार के साथ अपने समाज का भी उद्धार कर सकते हो। वो क्यों नहीं समझा पाए इन चीज़ों को? मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली आपके इन एक्टिविटी से ना रिलेट करते हुए जो हमारे युवाओं के लिए हो सकते हैं, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हो सकते हैं, तो थोड़ा मैं उनको पूछना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं अभी जो मुद्दा आपने बताया कि हाँ डेफिनेटली ऐसा कुछ है कि क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो जाते हैं एजुकेशन के बाद, और जब क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए ऐसी चीज़ों को देना नहीं चाहते जो क्वेश्चन पुटअप कर सकें। ये एक डिस्कशन में मैंने सुना जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। कुछ ऐसा डिस्कशन था जिसमें बात की जा रही थी कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग दिस टाइम। हिंदुस्तान वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय कौन सी फेस कर रहा है। तो वहाँ पे एक जगह से ये बात उठी कि रिलीजियस टेम्परामेंट का जो प्रमोशन है इस समय वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिलीजियस टेम्परामेंट में जाता है पर्सन, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ता जाता है। बिल्कुल। और साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ता जाता है तो प्रश्न उठाना बंद कर देता है, क्योंकि रिलीजियस टेम्परामेंट के ऊपर जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे प्रश्नों के ऊपर बात नहीं होती, वहाँ पे बस एक्सेप्ट करना है हमें। जी, आप कैसा लेते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि होता क्या है कि हमें धर्म के जाल में हमें डालने के बाद में हमको केवल ये बताया जाता है कि आपको अपने धर्म को बचाना है। तो धर्म को बचाना है तो धर्म कैसे बचेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि धर्म को बचाना है तो कैसे बचेगा। तो धर्म को बचाना है तो आपको घर से बाहर निकलना होगा और उसके लिए कैंपेनिंग करनी होगी। तो जब आप कैंपेनिंग करोगे तो ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई तो छूटेगी, आप तो पढ़ तो पाओगे नहीं। तो धर्म बचाने के लिए आपको नारे लगाने पड़ेंगे या उसके लिए क्या नाम है आंदोलन करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा आपको। उसके लिए बाहर जा कर के जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना भी पड़ता है। तो हम लोग इसी चीज़ में उलझ जाते हैं। हमारा जो टाइम एजुकेशन को मिलना चाहिए था वो टाइम हमें धर्म बचाने के लिए चला जाता है। कभी कभी एक विषय ये भी आता है कि बहुत सी चीज़ें हैं कि आप धर्म ही नहीं रहेगा तो इसका क्या करेंगे, धर्म ही नहीं रहेगा तो उसका क्या करेंगे। तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि जिस देश के अंदर धर्म पर चर्चा नहीं होती वो देश क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, तरक्की करते तो हैं। आप देखेंगे, चाइना को देखेंगे, जापान को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, ये लोग आप कितना आगे डेवलप हो चुके हैं, कंट्री मानी जाती है। क्योंकि हाँ इनको हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लोग कभी धर्म पर चर्चा नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, इस विषय पर थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को ये चीज़ खराब लग जाए, पर मैं इसको कहने में परहेज नहीं करूँगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भाई भारत में सभी लोग हिंदू हैं, जनरली ज़्यादातर हिंदू हैं, तो उसको बनाने की क्या आवश्यकता है? हम हिंदू हैं, हमको रिप्रेजेंट करने की क्या आवश्यकता है? जब हम मंच से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। हिंदू वर्ड के ऊपर थोड़ा सा हम ज़्यादा जाते नहीं है रिलीजियस चीज़ों के पे, हिंदू वर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय हिंदू? हिंदू शब्द जो है ये एक अपने एक कल्चर के लिए जोड़ दिया गया है कि आप इसी के जरिए आप जो जितनी भी स्थितियों को जीते हैं वो एक हिंदू कल्चर का हिस्सा है। और अगर ये शब्द चला जाएगा, मतलब ये चीज़ चली जाएगी, तो आप अपने जो कल्चर को फॉलो करते हैं उस कल्चर पे, उस संस्कृति पर कहीं ना कहीं आपके कटोराघात किया जाएगा। और फिर आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और फिर आप अपने आप को क्या कहेंगे फिर। तो बहुत सी चीज़ों को लेकर के डराया जाता है। मैं 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस दुनिया में हम जितने भी पॉपुलेशन है, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत किसी न किसी सिविलाइजेशन के जरिए हुई। तो यहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, जिससे हम लोगों का बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके लोगों की सिविलाइजेशन वहाँ पे हुई। वहाँ पे शहर बसे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। और सिंधु नदी के आसपास से, सिंधु नदी के इस तरफ के जितने भी सारे लोग हैं जो बसे, धीरे धीरे करके आगे बढ़े।
जब इनके ऊपर बात होना स्टार्ट हुई और लिखाई पढ़ाई की बात होती है तो फारसी इसमें बहुत अच्छे माने जाते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया में सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है और बहुत उच्च स्तर की थी। बेबीलोन अपने आप में दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। तो जब उन्होंने लिखना और बोलना स्टार्ट किया तो वो सिंधु शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, सा शब्द को वो सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, और जब वो सिंधु बोलते थे तो वहाँ पे वो हिंदू वर्ड निकलता था। तो उनके हिसाब से जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सिंधु घाटी से बसे हुए सिंधु की दूसरी तरफ के जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया और इस जगह को हिंदुस्तान नाम दिया गया, हिंदुओं के रहने का स्थान। तो हिंदू इज नॉट द रिलीजन, हिंदू इज नॉट द कल्चर। वो हर इंसान जो इस देश में रहता है वो हिंदू है। तो फिर हम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। पर ये क्या है कि ये जनरली लोगों को इसके बारे में वहाँ तक ये नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज नहीं है तो उसका ही एक फ़ायदा मिलता है और उसी के ज़रिए हम लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए लोगों को गुमराह होने दीजिए, हम अपने टॉपिक पे वापस लौट कर आते हैं। एजुकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या आज जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सही है, ठीक है, या इसमें भी हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? इसमें मैं कहूँगा कि बहुत बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन को जब तक फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा तब तक एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो दोहम दर्जे पर है। उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई सारे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। तो मर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपनी नाकामयाबी को छुपाकर अगर ये कहें कि क्या नाम है हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है कोई ये ठीक डिसीजन है। हम वो बच्चे क्यों नहीं विद्यालय में आ रहे हैं, क्यों उनकी संख्याएं कम है? कहते नहीं 50 से कम बच्चे होंगे तो उन इस विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उन विद्यालयों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है। अक्सर बात ये होती है कि बेहतर एजुकेशन करनी है इसीलिए उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर रहे हैं हम। पर जब हमने, मेरा खुद का एक अपना सर्वे है, मैं आपको बात बताऊँ। जब मैं गया और टीचर से जब मैंने बात की तो उन टीचरों से जब मैंने बात की तो उनका कहना ये था कि सर एक बात बताइए कि एक मानक रहा करता था कि सरकारी विद्यालय के इर्द गिर्द किसी प्राइवेट स्कूल को आप मान्यता नहीं देंगे। और आजकल होता क्या है कि जितने भी सरकारी स्कूल के आसपास ज़्यादातर मान्यताएं मिल रही हैं। जब आपके सरकारी विद्यालय के बगल में प्राइवेट स्कूल एक अच्छी पॉलिसी को लेकर के क्या नाम है आएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। और फिर प्राइवेट स्कूल वाले तो बहुत सारे लालच देते हैं कि हम इस तरह से आपको बच्चे को पढ़ाएंगे, ये सब करेंगे। हमारे विद्यालय में तो मानसिकता ही बदल गई कि सरकारी, यार कहाँ पढ़ रहा है सरकारी में? क्योंकि सरकारी की जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि जब उसको ठीक करने की ज़रूरत थी वो ठीक न करके और चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया। मर्ज करने पर, ये सब करने पर तो काम कर रहे हैं, पर ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, क्या कारण है, उसका जिम्मेदार कौन है। इस चीज़ पर बातचीत करने की बजाय उन्होंने इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया कि बच्चों इनको मर्ज कर दो। मर्ज करने से क्या होगा कि स्कूल कम हो जाएंगे तो स्टाफ कम रखना पड़ेगा, मतलब नई जो शिक्षकों की भर्ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, एक अलग से सरकार पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और चीज़ें नहीं पड़ेगी। तो सरकार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली तरीके से कुछ चीज़ों को कर रही है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले। और जितने प्राइवेट स्कूलों को आप मान्यताएं दे रहे हैं, जिस तरह से दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर भी पुनर्विचार किया जाए और सरकारी स्कूलों के आसपास में अगर प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा मान्यता न दे करके सरकारी स्कूलों पर ही अच्छा कार्य किया जाए, उन पर सुधार किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है और बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं जो एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाइड तरीके से वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, तो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर टीचर होते हैं वहाँ पर। हमने देखा दिल्ली में हुआ भी था, स्कूल्स को बहुत बेहतर किया गया जी। अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। बात ये है कि अगर हम चाहें तो, पर हम ये बात तो करेंगे कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं पर जहर बेचना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कमाई हो रही है वहां से। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आगे। आप खुद युवा हैं और युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। AI आ गया है, बहुत कुछ बदलने वाला है, क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, मैं तो युवाओं से बस यही कहूँगा कि अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे उसी स्थिति में जिएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं अगर फॉलो आप करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा पाएंगे। आप अपने आप को अपग्रेड करिए। और इस समय AI का ज़माना है और AI इतनी स्पीड से चल रहा है, जैसे कि अन्य देशों में अगर बात करी जाए तो चाइना और जापान ने तो उस पर बहुत अच्छी पकड़ बना दी है, अमेरिका ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। वहाँ के युवा इस AI में बिल्कुल पूरी रूप से इस पर काम करने लग गए हैं और उसके ज़रिए वो अपने डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हम सभी युवाओं को इस पर AI पर मूल रूप से फोकस करना चाहिए और इसके ज़रिए अपने देश की प्रगति में आप खुद अच्छे से सहभागी बन सकते हैं अगर इससे AI को ठीक से कर समझते हैं तो। हमने यहाँ पर एक शुरुआत करी, AI को भी पहली बार आगरा में लेकर आए, उनके स्पेशली लैब यहाँ पे स्टार्ट करी। साथ ही साथ हमने कोशिश करी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार, जिनकी बातें लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं, और उसी में हमने आपको भी यहाँ पे बुलाया। तो हमारे इस पॉडकास्ट या हमारे इस पहल के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये पहल अच्छी इसलिए भी है क्योंकि आप उन लोगों को यहाँ पर ला करके लोगों के बीच तक इनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एजुकेशन या बिजनेस कई सारी फील्डों को लेकर के यहाँ डिस्कशन चलता है, तो इसके ज़रिए उन लोगों तक वो बात पहुँचती है और ये काफ़ी लाभदायक है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं आ पाते हैं या नहीं कॉन्टेक्ट कर पाते हैं लोगों तक। और इसके एक धन्यवाद मैं आपको इसके लिए भी कहूँगा कि आप एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में आगरा में आपने AI क्लासेस स्टार्ट की हैं और पहली एक मैं कह सकता हूँ आगरा के अंदर ब्रांच है ऐसी जो AI की फैसिलिटीज आप दे रही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी ये चीज़ आगरा के अंदर नहीं थी और सबसे पहले आप लेके आए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इन युवाओं से कि ज़रूर सर से कॉन्टेक्ट कर लें, क्योंकि AI हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बनती जा रही है। मैं कहूँगा कि जैसे वो बहुत सी चीज़ें हमारे इसके बिना हमारा पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं तो कहूँगा कि अब AI के बिना आगे का जीवन पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी सबसे पहले अब जितने लोग जुड़ेंगे या जितने लोग इसका लाभ लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आगे का काम अच्छा बेहतर कर पाएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत में जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं आगे के लिए। तो लोग इससे जुड़ें और सर से कॉन्टेक्ट करें। इसके लिए युवाओं के लिए कोई मैसेज? युवाओं के लिए मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि युवा अक्सर हमारे इस परिवेश में अगर आगरा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है बच्चों ने, विद्यार्थियों ने अच्छा कार्य किया। साथ ही साथ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, शिक्षा को आज भी दोहम स्थिति पर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पॉलिटिक्स में जो चर्चाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अहम है कि आपके करियर से ज़्यादा है। क्योंकि उनके अगर बच्चों की बात की जाए तो वो तो सभी विदेश में पढ़ते हैं और पढ़ लेकर के अपना करियर निश्चित कर लेते हैं। कार्य आपको अपने करियर पे करना है, आपके अपने भविष्य को निर्धारित करना है कि हम किस तरह से आगे अपने जीवन, अपने परिवार और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे समाज के बीच में। तो आप अब केवल अपने एजुकेशन पर फोकस करें, शिक्षा पर फोकस करें और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तो समय काफ़ी है और आगे आने वाले समय में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें जा सकते हैं। पर अगर आपकी विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन में सबसे पहला जो प्रथम कर्तव्य है वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करना और उसके लिए डेडिकेट होना पूरी तरह से, और एम्स निर्धारित करके अपना एक उद्देश्य बना करके लगातार उस पर फोकस करना और उसी पर ध्यान केंद्रित करके जब तक वो लक्ष्य न मिल जाए तब तक उस पर लगे रहना, बाकी इधर उधर देखना नहीं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये राजनीति जो है अगर लोगों में इंटरेस्ट जागने लग गया, युवाओं में जरा सा भी, तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नशा है ये, और इस नशे में बहुत युवा ग्रसित हो रहे हैं और इस नशे से अगर बच जाएंगे तो मेरे अंदर से ठीक रहेगा। अगर उनका करियर बेहतर बन जाए उसके बाद राजनीतिक जीवन आपके लिए पड़ा है, राजनीतिक में इंटरेस्ट है तो आप राजनीति में जाइए, पर उससे पहले अपनी वो एजुकेशन स्तंभ को इतना मजबूत कर लीजिए कि कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछे तो उसके सवाल का आपके पास जवाब हो। तो ये है हमारे साथ डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी। अगर आपको कभी इनसे संपर्क करना हो तो आंवलखेड़ा में अपना शिक्षा केंद्र किस नाम से है? संतराम BA सावित्रीबाई फुले निःशुल्क शिक्षा संस्कार केंद्र आंवलखेड़ा। तो आप संपर्क करें। साथ ही साथ ये भी समझ के चलें कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप सच में एजुकेशन है आपके अंदर, आप शिक्षित हैं, तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आपको भी बदलना पड़ेगा। कुछ नशे और भी हो रहे हैं लोगों के दिमाग में, तो उनको छोड़ते हुए चलिए। होप्स हो कि आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी, और आप देख सकते हैं कितनी कम उम्र में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं।
खुद भी यंग हैं और बहुत सारे युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इस तरह से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं तो कॉन्टैक्ट करें हमें एंड कम ऑन आवर शो। दिस इज राजू गुला शो। थैंक यू सो मच।